नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है शुरू करते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की जयंती पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, जिन्होंने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। नेता राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में हुआ और उन्होंने जन राजनीति में निहित अपने विचारों से समाजवादी राजनीति को समृद्ध किया है और कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने के लिए एक विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अनेक नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। 1967 में उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उनकी जयंती पर स्मरण करता हूं, एक दूरदर्शी नेता, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रतीक। उन्होंने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। और वहीं बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सियासी पंडितों की भी नजरें बनी हुई है। बता दें कि उनकी नागपुर यात्रा हिंदू नववर्ष के पहले दिन यानी कि 30 मार्च को निर्धारित है। पीएम मोदी 30 मार्च को ही नागपुर में आरएसएस से समर्थित पहला जो पहल है वो माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रेशम बाग स्थित आरएसएस के हेडक्वार्टर स्मृति भवन भी जा सकते हैं और उनके साथ ही दीक्षा भूमि भी पहुंचने की संभावना है। तो आरएसएस के मुख्यालय का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मार्च को बताया जा रहा है महीने के अंत में नागपुर मुख्यालय पीएम मोदी दौरा कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की नई दिल्ली स्थित बंगले से बड़ी मात्रा में मिली नकदी से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें भी सार्वजनिक करती है। वीडियो में घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घर से 4-5 अधचली बोरियों में अधचले नोट मिले थे। सीजीआई खन्ना ने शनिवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद विस्तृत जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की जो समिति है वो बना दी और साथ ही जस्टिस उपाध्याय को कहा कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य ना सौंपा जाए। 3 सदस्यीय समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवराम शामिल है। सार्वजनिक वीडियो दिल्ली पुलिस ने शूट किया था। सीजीआई ने जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक किया है। उन्होंने नोटों की जानकारी होने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 14 मार्च को होली की रात लगी आग बुझाने के दौरान एक कमरे से भारी नकदी मिली थी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने नकदी की राशि 15 करोड़ बताई थी। घर में आग लगने की घटना के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा सुर्खियों में बने हुए हैं। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने आग की घटना की जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के केसी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केसी के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व सांसद उदित राज और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में असंगठित कामगारों और कर्मचारियों के अधिकारों पर चर्चा भी की गई। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को दोहराया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी का सपना था कि असंगठित कामगारों के लिए कांग्रेस काम करे। आज हम इस दिशा में एक कदम और बढ़ रहे हैं। पूरे देश के असंगठित कामगार इस सम्मेलन में शामिल हुए और हम यह चर्चा कर रहे हैं कि हम उनके लिए कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं। वहीं
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उदित राज ने असंगठित कामगारों के लिए बहुत मेहनत की है। वह एक ऐसी शख्सियत है जिनकी अपील पर लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं। यदि रामलीला मैदान में कोई भी व्यक्ति भीड़ इकट्ठा कर सकता है तो वह उदित राज है। उनका यह योगदान असंगठित कामगारों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि भारत में लगभग 50 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जिनकी आवाज उठाने वाला इन दिनों कोई नहीं है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है जहां विकसित दिल्ली बजट 2025-26 के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सरकार बनने के बाद विकसित दिल्ली बनाना हमारा उद्देश्य है, तो ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। लोगों का जीवन स्तर सुधारना हमारा उद्देश्य है। सुझाव के लिए हमने 3 मार्च को ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए थे और 24 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षाविदों से व्यापारियों, किसानों, विधायकों, झुग्गीवासियों, छात्रों, सांसदों, उद्यमियों, पार्षदों से जनसंवाद भी किया था हमने और यह सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता का बजट होगा। किसी क्षेत्र का व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। यह बजट सकारात्मक परिणाम लाएगा। दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा गया है। साधारण नागरिकों का ध्यान रखा गया है। बरसात में जलभराव का निदान, यमुना प्रदूषण से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनेकों पहलू इसमें शामिल होंगे। 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी है और यह पहला बजट पीएम मोदी के नेतृत्व में विशिष्ट दिल्ली के लिए होगा। सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी का आयोजन भी किया जाएगा। यहां से डबल इंजन सरकार का काम आपको नेक्स्ट केयर में होता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है मौसम को लेकर। तो राजधानी दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री की संभावना बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री, 27 से 28 मार्च को दिल्ली में तेज हवा चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लोगों को तेज गर्मी का सामना करने के लिए अब तैयार रहने की जरूरत है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत अब मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को आसमान जो है वो साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय धूप में तेजी आने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है और इसलिए बाहर निकलने से बचने का अनुरोध लोगों से किया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं 27 और 28 मार्च को दिल्ली में तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली एनसीआर इलाके में कमजोर पड़ गया है और यह वजह है कि तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली के लोगों को तेज गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मौसम के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएं और दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें। फिलहाल गर्मी से राहत की संभावना नजर नहीं आ रही। तो दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के औसत तापमान से 0.2 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.6 डिग्री कम है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है जहां वजीरपुर का मामला बताया जा रहा है। 2 समुदायों में झड़प हो गई। बच्चों के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। पत्थरबाजी के दौरान एक शख्स की हत्या की गई है। मामले विवाद में चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। तो 2 समुदायों की झड़प में 5 लोग घायल भी हुए हैं। तो नई दिल्ली के वजीरपुर की जीजी कॉलोनी में हुए खूनी संघर्ष में सीने में चाकू लगने से राधेश्याम की मौत हो गई। मुन्नी देवी का आरोप है कि गौतम का चाकू लगने से उसके पिता राधेश्याम की मौत हुई है। गौतम जमाल को चाकू मारने आ रहा था और राधेश्याम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चाकू पिता के सीने में घुस गया। और वहीं राधेश्याम की पत्नी कमला का आरोप है कि उसके पति की हत्या इरशाद ने की है। पुलिस ने दोनों परिवारों के आरोप की पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक और जानकारी, डियर पार्क में फंदे पर झूलते शव मिले हैं। किशोर किशोरी के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो ये मामला जो है दिल्ली के डियर पार्क का बताया जा रहा है। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने घटना को सुसाइड माना है। जांच के लिए क्राइम टीम भी बुलाई गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क में एक किशोर और किशोरी का शव
पेड़ से लटका हुआ मिला है और इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सफदरगंज थाना क्षेत्र स्थित डियर पार्क में रविवार सुबह एक पेड़ से लटके एक लड़के और लड़की की शव जो है वो बरामद की गई है। किशोर और किशोरी दोनों की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने एक पेड़ की शाखा पर सामान्य नायलॉन की रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने क्राइम टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया और शवों को मोर्चरी में भेज दिया है। वहीं मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस को देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जुठेड़ी गैंग के 2 लोगों को धर दबोचा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में आधी रात हुए इस एनकाउंटर में गैंग के 2 शार्प शूटरों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों के बारे में पता चला कि इन पर कई मामले पहले से दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल सेल ने कल रात द्वारका इलाके में मुठभेड़ के बाद काला जुठेड़ी गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है और इससे पहले पुलिस ने इसी गैंग से जुड़े 4 और लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। चारों रंगदारी मांग रहे थे। अधिकारी ने भी बताया कि आरोपियों की पहचान विकास उर्फ विक्की, रोहित उर्फ रॉकी, गीतिका उर्फ गीतू और एक नाबालिग के रूप में हुई है। गीतिका काला जुठेड़ी गिरोह से जुड़े गैंगस्टर सचिन उर्फ भांजा की पत्नी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता और उनके व्यावसायिक साझेदारों को लगातार धमकी भरे फोन आने लगे और इस संबंध में भगत सिंह नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भाजपा के निरंतर प्रयासों और रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हमारे विशिष्ट बहुधार्मिक समाज में सदियों पुराने सामाजिक सद्भाव के धागों को नुकसान पहुंचाना, झूठे प्रचार और पूर्वाग्रह फैलाकर अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करना, संविधान में निहित उन प्रावधानों को कमजोर करना जो सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करना, ताकि चुनावी लाभ के लिए समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखा जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 5 कारणों की वजह से गंभीर रूप से दोषपूर्ण है, जिनमें पहला, पूर्ववर्ती कानूनों के तहत वक्फ संशोधन के लिए बनाए गए सभी स्थानों की स्थिति, संरचना और अधिकार को सुनियोजित तरीके से कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सके। दूसरा, अपनी भूमि को को जो है वक्फ उद्देश्यों के लिए दान कर सकता है कौन, इसे तय करने में जानबूझकर स्पष्टता लाई गई और इस वजह से वक्फ की परिभाषा ही बदल दी गई। तीसरे की बात करें तो तीसरा कारण, देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा के आधार पर विकसित किए गए वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म किया जा रहा है। वहीं चौथा, वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के बिना किसी कारण के मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए अब कानूनों में और अधिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। और पांचवें कारण की बात करें तो वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों और उनके पंजीकरण से जुड़े मामलों में कलेक्टर और राज्य सरकार के अन्य नामित अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों के पास अब किसी की शिकायत पर वक्फ या संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने के आरोप मात्र पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा। यह बयान जयराम रमेश की ओर से सामने आया है। कई सारे कारण उन्होंने गिनाए हैं और इसे संविधान के लिए खतरा बताया। और वहीं रुक करते एक और जानकारी जो है वो सामने आ रही दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। आम आदमी पार्टी की ओर से जो है आज संबोधन किया जाएगा। 5 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे केजरीवाल। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है आपकी ओर से। आम आदमी पार्टी की ओर से आज शाम को अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन देंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये अहम जानकारी आपको बताते चले, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस दौरान कई चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे सकते हैं। साथ ही साथ
अन्य भी दिल्ली के मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो है संबोधन अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं और इसी को लेकर ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले आम आदमी पार्टी की ओर से, जहां बताया जा रहा है शाम को 5 बजे केजरीवाल अपना संबोधन देंगे और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। आपको बताते चले दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पार्टी की साख बचाने की कोशिश में, और ऐसे में जो है कई हाल ही में देखें तो कई अहम फैसले भी आम आदमी पार्टी की ओर से लिए गए हैं। कई नेताओं की जिम्मेदारी भी बदली गई और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करते हुए नजर आए थे और अब जो जानकारी वो मिल रही है कि अब संबोधित करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शाम के 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।